मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झारिणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी की ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कई परीक्षाओं में आप लोगों से पूछी भी गई हैं और बचपन में भी ये पंक्तियां जो हैं हमारे पाठ्यक्रम में हमें मिलती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग महादेवी वर्मा जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन पर अगर हम लोग नजर डालें तो हम देखेंगे कि पद्य साहित्य में निहार, सांदगीत, यामा, रश्मि, दीपशिखा, नीलांबरा, नीरजा, सप्तपर्णा, गीत पर्व, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। गद्य साहित्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, संकल्पिता, छड़दा, गिल्लू, हिमालय। और अगर बाल साहित्य की बात करें तो ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बिल्कुल से मतलब हम आपसे बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि मतलब जो रचनाएं हम आपको बता रहे हैं इन्हीं में से रचनाएं आपकी फंसने वाली हैं पेपर के अंदर, अगर प्रश्न इससे पूछा जाता है तो। ठीक है ना, उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टेस्ट पर। सबसे पहले पाठ्यक्रम पे फिर नजर डाल लेते हैं एक बार हम लोग। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य, अपठित गद्यांश का विवेचन, विश्लेषण। 2 गद्यांश हैं, निर्धारित 15 अंक हैं। गद्यांश 2 होंगे और दोनों 5-5 अंक के होंगे। गद्यांश हमने आपके मॉक टेस्ट में शामिल कर दिए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल से उसी तरीके से इन गद्यांशों को सॉल्व कीजिएगा जैसे आप परीक्षा में करेंगे। हमारी कोशिश है कि हर चीज की प्रैक्टिस आपके लिए होती रहे। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। तो ये है गद्यांश आपके सामने कि हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है जो मोटर से चलते हैं। उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपटकर बाकी समय मुक्त हैं, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिनके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे यह मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। यह पूरा पैराग्राफ आपके सामने है। ठीक है, अब चलिएगा पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि गद्यांश का सही शीर्षक क्या है। गद्यांश का सही शीर्षक क्या है देखिएगा, भीड़ का इस्तेमाल, भीड़ में फंसे लोग, भीड़ की शक्ल, भीड़ में कवि। ठीक है ना, तो हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और घर वापस जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। मतलब कुल मिला के इसमें जो भी बात हो रही है वो भीड़ के इस्तेमाल की बात हो रही है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि भीड़ के इस्तेमाल की बात हो रही है। ठीक है, देखिएगा भीड़ के इस्तेमाल की यहां पे बात हो रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? भीड़ में अपनी शक्ल देखना, भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना, भीड़ से दूर रहना। ठीक है ना, तो मुक्ति से उपाय क्या है कि जब भीड़ में हम अपनी शक्ल देखते हैं तो हम उसके मुक्ति को उपाय ढूंढते हैं। जब आप पूरा ये पैराग्राफ फिर से पढ़ेंगे पूरे मन से तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो भीड़ में अपनी शक्ल देखना, इसका भी पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं, भीड़ किनके लिए रुकावट है? बस में चलने वालों के लिए, मोटर में चलने वालों के लिए, दौड़ने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए। तो भीड़ जो है मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट है।
सीधा सीधा पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मोटर में चलने वालों के लिए भीड़ जो है वो एक रुकावट है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो हम लोगों ने देखा कि भीड़ का इस्तेमाल जनता के विरुद्ध किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? नेता, पूंजीपति, सरकार या सत्ताधारी? ठीक है ना। तो आप देखिएगा यहां पे लिखा हुआ था जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकता। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए है। देखिए यहां से देखिए, सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिनके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। यहां से आप ये देख सकते हैं, है ना, ये है जिनके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। यानी कि जो सत्ताधारी होते हैं वो करते हैं भीड़ का इस्तेमाल। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। पुस्तक का लेखक से गलत मेल हमें छांटना है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र सूरी बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो चंदबर दाई, बीसल देव रासो नरपति नाल बिल्कुल सही है। प्रबंध चिंतामणि राजशेखर जी की नहीं है। प्रबंध चिंतामणि जो है ये मेरु तुंग की है। किसकी है? मेरु तुंग। इसे भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, लगभग जितनी पुस्तकें हमने आपको कवर करवाई हैं क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतनी पुस्तकें अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अंदर का सब कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 107 नंबर पे। फिर से पुस्तक का लेखक से सुमेल हमें छांटना है। परमाल रासो या आला खंड सारगंधर बिल्कुल गलत है। हमीर रासो जगनिक ये भी गलत है, क्योंकि परमाल रासो या आल खंड जो है जिसे आल्हा बोलते हैं हम लोग, है ना, आल्हा पढ़ी जाती है, तो वो आल्हा किसने लिखी है? तो वो आल्हा लिखी है जगनिक कवि ने। लेकिन हमीर रासो जो है ना इसके रचनाकार कौन है? सारगंधर हैं। खुमान रासो दलपति विजय बिल्कुल सही आंसर है। खुमान रासो की रचना दलपति विजय ने ही की है। और गीत गोविंद की रचना गोवर्धनाचार्य ने नहीं की है, गीत गोविंद की रचना की है जयदेव ने। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल भी तैयारी की ही नहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बानी गलत मेल छांटना है। अब की बार हमें क्या करना है? गलत मेल छांटना है। बानी रैदास जी की है। मृगावती कुतुबन की है। पद्मावत शेख नबी की नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर है। और इंद्रावती नूर मोहम्मद की है। पद्मावत किसकी है? शेख नबी की नहीं है। पद्मावत है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है ना, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इस पर अभी मूवी भी आई थी जिसमें बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, बाइकआउट हुआ था, सब कुछ हुआ था, है ना। तो ये प्रमुख पुस्तकें हो गई। आगे बढ़ते हैं। अधिक और शत्रु के लिए उचित समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कौन कौन से होंगे? देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे थे वो क्या था कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हम आपके सामने रखते थे और कहते थे कि इनके अर्थ का जोड़ा क्या होगा। इस बार क्या है कि अर्थ का जोड़ा दे दिया और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो है वो आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे। ठीक है, देखिएगा अविराम अभिराम, अविराम अभिराम। तो अविराम का मतलब क्या होता है? बिना विराम के, जिसमें कोई विराम ना हो। नोट करते चलिएगा। अभिराम का मतलब क्या होता है? अभिराम का मतलब होता है सुंदर। ठीक है ना, अभिराम का मतलब सुंदर होता है। अमित अमित, ठीक, यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? अमित का मतलब जिसे मापा ना जा सके और मापा ना जा सके यानी कि अधिक, तो यह अधिक हो गया। अमित, मीत क्या होता है? मीत मित्र होता है, और अमित, अमित क्या होता है? जो मित्र ना हो वो अमित हो गया यानी कि शत्रु। तो यह हमारा आंसर हो गया। आसन और आसन्न, आसन तो हम लोगों को पता ही है कि जो बैठने का स्थान होता है या बैठने की जो वस्तु होती है, आसन वगैरह, कोई सिंहासन है, कोई कुर्सी है तो कह दिया कि अपना आसन ग्रहण करें, है ना, या आसन जो बिछाए जाते हैं वो आसन होते हैं। आसन्न की अगर हम बात करें तो आसन्न का अर्थ क्या होता है? इसे नोट कर लीजिएगा बहुत ध्यान से, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आसन्न का अर्थ होता है निकट। क्लियर हो गई ना बात?
आसन्न का अर्थ क्या होता है? निकट होता है। क्लियर? अक्ष और अक्षी, अक्ष का अर्थ क्या होता है? अक्ष का अर्थ होता है धुरी। क्लियर? और अक्षी की अगर बात करें कि अक्षी क्या होती है, तो अक्षी होती है आपकी आंख। अब उम्मीद है कि कोई भी गलती इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों से नहीं होगी, क्योंकि सारे ऑप्शन जो हैं हर ऑप्शन की व्याख्या करके आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप इतने तैयार हो जाएंगे कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा तो कम से कम 4 में से 3 ऑप्शन आप ये तो पता कर ही लोगे कि ये तो उत्तर नहीं है। अगर क्या उत्तर है ये पता नहीं लग रहा है तो कम से कम इतना तो पता कर ही लेंगे कि ये उत्तर नहीं है। ठीक है, चलिए, समोच्चरित शब्द युग्म को उनके उचित अर्थ युग्म से मिलाना है। शब्द युग्म है कौन सा है? समोच्चरित, यानी कि जिनका उच्चारण करने में एक से लगते हैं वो समोच्चरित होते हैं। सम प्लस उच्चरित, ठीक है ना? तो इसमें कौन सी? गुण संधि हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक करेक्शन है पिछले वीडियो का, हम आप लोगों को बता दें कि उसमें लिखा भी गलत था और पता नहीं किस धुन में हम थे जब हमने उस वीडियो को देखा। हम ये प्रयास करते हैं कि जितने भी वीडियोस हम आपके अपलोड करते हैं वो सारे वीडियो हम स्वयं सुनते हैं और ये देखते हैं कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, किसी प्रकार से कोई गलत संदेश तो आपके पास नहीं जा रहा है। एक गलती ये है, वैसे हम कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, है ना, जो गलती होती है भूल सुधार के उसमें, कि सप्तर्षि, ठीक है ना, और इसका विच्छेद होता है सप्त प्लस ऋषि, ठीक है ना। और संभवतः हमने उसमें यड़ संधि आपको बता दी थी जो कि नहीं है, ये गुण संधि होगी, गुण संधि हो जाएगी। क्लियर हो गई ना बात? ठीक है ना, क्योंकि आ और री मिलके क्या बना देते हैं? अर बना देते हैं, अर बना देते हैं। ये नियम यड़ संधि का नहीं है, ये गुण संधि का नियम होता है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां थोड़ी बहुत जो होती है, अगर हो जाती हैं या मानवीय भूलें हैं तो इन्हें हम आपका करेक्शन करते रहेंगे। किसी भी प्रकार से आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी नोट कर लीजिएगा, इसे करेक्शन कर लीजिएगा इसमें, अगर आपने मान लीजिए उसे वो कर लिया है। अब देखिएगा, अविज्ञ और अभिज्ञ। अविज्ञ का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है, और अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? विद्वान होता है। तो इसे हम चौथे नंबर से मिला देंगे। असी और असी, असी होती है तलवार और असी एक नदी का नाम है, ठीक है ना। जो वाराणसी है, वाराणसी, ये दो नदियों के संगम पे बसा हुआ था, वरुणा और असी। क्लियर हो गई ना बात? तो ये दोनों नदियां थी, इन दोनों को मिलाकर ही इन्हें वाराणसी बोल दिया गया। ठीक है, तो असी क्या है? असी एक नदी का नाम है। क्लियर? अब्ज और अब्द, अब्ज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। अब्द का मतलब क्या होता है? बादल होता है। अब एक चीज समझ लीजिएगा कि समोच्चरित शब्द युग्म अगर आपके सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पर्यायवाची में आपसे पूछ लिया कि अब्ज का मतलब क्या होता है तो आप फिर कमल नहीं लगाओगे, क्योंकि आप कहोगे हमें पर्यायवाची में अब्ज पढ़ा ही नहीं गया, अब्द पढ़ा ही नहीं गया, अब्द का मतलब बादल होता है। बताइए समझ में? इसलिए ध्यान रखिएगा कि अब्ज अगर पूछ ले कि अब्ज किसका पर्यायवाची है तो अब्ज कमल का पर्यायवाची है, अब्द बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, तरणी और तरणी, अगर तरणी में छोटी ई की मात्रा अगर लगी है तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है सूर्य। और अगर बड़ी ई की मात्रा लग जाती है, तरणी हो जाता है, तो वो हो जाती है नौका या नाव। क्लियर हो गई ना बात? ये लीजिएगा। ठीक है, तो 4 और 2, सॉरी 4 3 2 1, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द से मिलाइए। गिरीश, ठीक है ना, तो गिरीश किसका होता है? शिव जी का पर्यायवाची होता है। मुकुंद किसका होता है? कई बार, ये सारे कई बार परीक्षाओं में पूछे गए, मुकुंद होता है विष्णु जी का पर्यायवाची होता है। विरंची किसका होता है? विरंची ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है। और दामोदर, दामोदर कृष्ण जी का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से क्या हो गया? 2 1 4 और 3, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द से हमें मिलाना है। आहूत का विलोम क्या होता है? अनाहूत हो जाता है। अपेक्षा का उपेक्षा हो जाता है। उपकार का अपकार हो जाता है। उन्नत का अवनत हो जाता है।
क्लियर है ना बात? उन्नत का अवनत, उन्नति का अवनति। क्लियर हो गई ना? चलिए तो सीधे सीधे मिल गए 1 2 3 4, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संधि प्रकार से हमें मिलाना है। देखिए अब्ज आ गया, अब्ज। तो अब्ज का अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब्ज का अगर हमने विच्छेद किया तो ये क्या हो जाएगा? अप प्लस ज। ठीक है ना? तो कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। जो हम कंप्लीट क्लास जो हम आपकी डालेंगे हिंदी की, उसमें एक एक संधि और हर चीज, हिंदी का पूरा सिलेबस बहुत ही विस्तार से और इतनी अच्छी ढंग से हम कवर करवाएंगे आपका कि आप कभी जिंदगी में फिर कोई चीज भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है? लेकिन वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पहले इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास तक, पहले एक लाइक मार दीजिएगा और देखने के बाद फिर बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मनोरमा की अगर बात करें तो मनोरमा का क्या हो जाएगा? मनोरम होता है तो मनः प्लस रम होता है, मनोरमा होता है तो क्या हो जाता है? मनः प्लस रमा। ठीक है ना? तो विसर्ग संधि हो जाएगा। अन्वय का विच्छेद क्या होता है? अन्वय का विच्छेद होता है अनु प्लस आय। क्लियर हो गई ना बात? उ और आ मिलके वा बना रहे हैं और जिसमें उ लगा हुआ है वो आधा हो चुका है, यानी कि ना में उ लगा तो आधा ना हो गया। कौन सी संधि आ रही है? ये है यण संधि। यहां पे आके एक एक। ठीक है? तो इसका क्या करेंगे हम? विच्छेद 1 प्लस 1। क्लियर है ना? तो एक एक कौन सी होगी? वृद्धि संधि, क्योंकि इसमें नियम क्या हो रहा है? का में साउंड कौन सा निकल रहा है? आ का प्लस और ये आ रहा ए। आ और ए मिलके क्या बन रहा है? आ और ए मिलके बन रहा है आय। क्लियर है ना? तो ये वृद्धि संधि का हमारा उदाहरण हो जाता है। तो 2 1 4 3 इसका भी आंसर हो गया। पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अंडे से जन्म लेने वाला तो अंडज हो जाएगा। अध्ययन का काम करने वाला अध्येता। ठीक है ना? अध्ययन का होता है पढ़ना, अध्यापन क्या होता है? पढ़ाना। आप जो कर रहे हैं वो अध्ययन है, यानी कि आप अध्येता हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अध्यापन कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब अध्यापन का काम करने वाला कौन हो गया? अध्यापक हो गया। बात क्लियर हो गई ना? अध्ययन का काम करने वाला अध्येता हो गया, अध्यापन का काम करने वाला अध्यापक हो गया। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? औरस कहलाता है। बात क्लियर हो गई ना? विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र यानी कि जो वैध संतान होती है, वो जिसे सामाजिक मान्यताएं प्राप्त है, वो औरस कहलाती है। ठीक है ना? और जो अवैध संतान जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जारज। ठीक है ना? जारज, ये शब्द भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, जारज। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? जो अविवाहित स्त्री से उत्पन्न हो जारज कहलाता है, विवाहित स्त्री से उत्पन्न हो वो औरस कहलाता है। क्लियर हो गई ना बात? तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 3 2 4। 1 3 2 4, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाना है। बहुत ही आसान मुहावरे हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि सबसे अलग काम करना। कहता है वो अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है। ठीक है? सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक आदमी अपनी खिचड़ी अलग पका रहा, सबसे अलग काम कर रहा, तो ये चीज हो जाती है कि सबसे अलग काम करना। आंखें बदलना। आंखें बदलने का क्या मतलब होता है? कि कोई मित्र है मान लीजिए आपका, वो जब तक धनी है आप उसके मित्र हैं, आप उसके साथ बने हुए हैं, और अगर वो गरीब हो गया है किसी परिस्थितिवश तो आपने उसे छोड़ दिया, फिर आपने अपना दूसरा मित्र बना लिया। अब वो मित्र अगर आपके काम का नहीं रहा तो आपने तीसरा मित्र बना लिया। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है, परिस्थिति के हिसाब से मित्रों को बदलने की जो प्रक्रिया है, इसे कहते हैं आंखें बदलना। क्लियर है ना? तो आंखें बदलने का मतलब क्या हो गया? परिस्थिति के अनुसार मित्र बदलना। थाली का बैंगन होना। थाली के बैंगन होने का मतलब जिसका अपना कोई विचार ना हो। थाली में बैंगन होगा तो वो लुढ़कता रहेगा इधर उधर, एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, यानी कि उसका अपना कोई विचार नहीं है। ठीक है ना? तो जो अर्थ थाली के बैंगन का होता है वही अर्थ होता है किसका? एक मुहावरा और होता है, बिन पेंदी का लोटा। ठीक है ना? बिन पेंदी का लोटा, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना? बिन पेंदी का लोटा, इसका भी मतलब यही होता है कि जिसका अपना कोई विचार ना हो।
है ना, वो बिन पेंदी का लोटा होता है। अगर कोई लोटा है, अगर उसके नीचे पेंदी नहीं है, अगर आधार नहीं है उसके नीचे, तो आप उसे रखेंगे वो इधर उधर लुढ़केगा, ठीक है ना, स्थिरता उसके अंदर नहीं आएगी। तो वो भी बिन पेंदी का लोटा होना, थाली का बैगन होना एक ही चीज है, जिसका अपना कोई विचार ना हो। तिया पांचा करना, इसका मतलब होता है दुर्दशा करना। क्लियर है ना। देखिए तो 4 3 2 1, ये बी ऑप्शन हमारा आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द का चयन करना है। अध्ययन, 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 अध्ययन। ठीक, देखिएगा बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न परीक्षा में, और इसका आंसर क्या होगा? अध्ययन। ठीक है, शुद्ध शब्द यही है, अध्ययन। क्लियर हो गई ना बात। इस वाले या में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ये आंसर मार देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। बात आ गई ना समझ में। ये दूसरा या लगता है, बात आई ना समझ में। इसे आपको बिल्कुल याद रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आसान शब्द ही पीईटी में पूछे जाएंगे, बहुत मुश्किल शब्द आपसे नहीं पूछे जाएंगे। पिछली बार बहिष्कार वगैरह पूछे गए थे, बहिष्कार कैसे लिखते हैं, ये तो सभी लोग लिख लेते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध शब्द का यहां भी हमें चयन करना है। इच्छा, 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 इच्छा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इन दो में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दो में। लेकिन हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर ये होगा आधा चा और छा। ठीक है, क्षत्रिय वाला छा नहीं होगा। बात क्लियर हो गई ना। तो ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर है। इन दोनों में शायद ही कोई कंफ्यूज होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम अहिल्या पे आते हैं, है ना। सबसे पहले अहिल्या पे आते हैं, तो ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है अहिल्या। लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है? लोग समझते हैं कि अहिल्या ऐसे लिखा जाता है, हा पे छोटी की मात्रा। ठीक है ना, लोगों को ये लगता है कि अहिल्या ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। शुद्ध यही है, हा पे छोटी ई की मात्रा अहिल्या में नहीं होती है, इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। वर्तनी शुद्ध करने में भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, मतलब ये शुद्ध है। अगर इसमें छोटी की मात्रा लगा देता तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। क्लियर है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, कोई डाउट नहीं है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्पष्टीकरण कभी किया नहीं जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है। स्पष्ट किया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है। बात क्लियर कर लीजिएगा फिर से एक बार कि स्पष्ट किया जाता है ना, और स्पष्टीकरण क्या होता है? दिया जाता है। क्लियर। इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है, बिल्कुल सही होता, ठीक है ना। इस बात का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है तो यह सही होता, लेकिन स्पष्टीकरण करना यह गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अशुद्ध वाक्य हमारा क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन हमारा अशुद्ध वाक्य हो गया। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है इस बार। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। देखिए यहां गलती आई, ठीक है ना, क्योंकि अधीन नहीं होता है, क्या होता है? अधीन होता है। क्लियर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसान शब्द होते हैं जो हम लोग गलत कर देते हैं। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये चीज यहां पर गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए था? निरपराधी व्यक्ति को हटा के क्या होना चाहिए था? सीधा सीधा निरपराध। निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। यहां पे ये गलती है। पैतृक ऐसे नहीं लिखते हैं, पैतृक ये लिखते हैं। शुद्ध, इसे पहचान लीजिएगा, ठीक है। पूछ भी सकता है, वर्तनी शुद्ध करने के लिए हो सकता है यही वाला शब्द दे दे वो उसके अंदर, ठीक। और कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे,
तीसरे वाले में कि सर बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, कुछ लोग कहेंगे मुक्त हस्त से दान किया ना। मुक्त हस्त का मतलब ही होता है खुले हाथ से दान, ठीक है ना। मुक्त हस्त दान या खुले हाथ से दान, खुले मन से दान, ठीक है ना। तो से इसके अंदर समाहित है, इसलिए लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर से लग जाता तो यहां पे पुनरुक्ति दोष आ जाता और ये वाक्य हमारा गलत हो जाता। क्लियर है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर से क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, हमारे यहां तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। देखिएगा तरुण भी आ गया, नवयुवक भी आ गया, ठीक है। पुनरुक्ति दोष यहां भी आया, या तो तरुण लिखते या नवयुवक लिखते, ठीक है ना, एक चीज। और प्रबंध अच्छा, इसे भी अगर आप देख सकते हैं तो यहां पे अच्छा की जगह उचित होना चाहिए, ठीक है, उचित प्रबंध है। क्लियर। और इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वाक्य में गड़बड़ी है, 4th ऑप्शन हमारा आंसर है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए खूब ज्यादा, ठीक है। और मन से मेहनत कीजिएगा। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि जितनी चीजें इसमें पढ़ाई जा रही हैं, पेपर पूरी आशा है कि कम से कम हिंदी के क्वेश्चन हमारे इनके अंदर से ही आएंगे। बाकी जितनी भी यहाँ पे सीरीज चल रही हैं सब इसी चीज को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं कि आपके पीटी के क्वेश्चन कम से कम 100 में 90 से 95 क्वेश्चन आपके हमारे जो यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम का प्लेटफॉर्म है यहां से निकल के आपकी परीक्षाओं में आए, ताकि आप देखते ही उन सारे क्वेश्चंस को एक बार में हल कर सके। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।